बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो सेल्फ रेगुलेटिंग है जिसके अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन किया गया है कि वो एक स्टेबल ही रहे। कैसे मेंटेन करते हैं? अपने अंदर कंडीशन को चेंज करते हैं और जो उनकी स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करके रखते हैं। जैसे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कैसा रहेगा? हमेशा आइसोटोनिक रहेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको कैसा रहना चाहिए? आइसोटोनिक, ब्लड वेजल के अंदर और टिश्यू के अंदर। और जो ब्लड का टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर जमा नहीं होने चाहिए, वो एक्सक्रीट होने चाहिए। तो इन तीन चीज़ों को, ये ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है और ये एक्सक्रीशन है, जिसको हम क्या कहते हैं मिलाकर? होम्योस्टेसिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन थी मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको एक स्टेडी स्टेट पर मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। फिर होम्योस्टेसिस की तीन टाइप आती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो बायोलॉजिकल रिदम जो है वो होम्योस्टेसिस में नहीं आता। बायोलॉजिकल रिदम इज द डिफरेंट थिंग जो कि उसके अंदर आता है। अच्छा, बायोलॉजिकल रिदम एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि हमें बताती है, जैसे अब दिन हो गया तो हमें उठ जाना है, रात के वक्त हमें सो जाना होता है, दिन के वक्त हमारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह भी। और जो है जैसे कुछ एनिमल होते हैं जिन्हें हाइबरनेशन करनी होती है सर्दियों में और एस्टिवेशन करनी होती है गर्मी में, तो वो विंटर के हिसाब से या वेदर के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। अगला सवाल है, विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टेटिक कंडीशन। वो कौन सा है जो होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं करता बट वो चेंज को इंटेंसीफाई करता है अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है? तो इसका जवाब है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल में आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये क्या करवाते हैं? यूट्रस के अंदर जो है बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह से होता है यूट्रस। इसके अंदर अब एक बेबी है, जब बेबी का हेड, जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्रस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेबी का जब हेड आता है इस सर्विक्स वाली पोजीशन पर, जब ये टच करता है तब क्या होता है? यहाँ से सिग्नल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे मजीद कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर से हेड जो है सर्विक्स वाली पोजीशन पर टच करता है, फिर ये सिग्नल ऊपर तक जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यानी कि एक चीज़ ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज थी, हमारी बॉडी उसको और बढ़ा रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन ये जो सिस्टम है पॉजिटिव फीडबैक, इसमें जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन, इसका होम्योस्टेसिस से कोई लिंक नहीं है। ना तो ये थर्मो रेगुलेशन करवा रहा है, ना ही ये ऑस्मो रेगुलेशन करा रहा है, ना ही ये एक्सक्रीशन करवा रहा है। इसका मतलब ये इंटरनल बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर कोई चेंजेस है, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं करे, बस एक इसका फंक्शन था बॉडी के हिसाब से वो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसकी एग्जाम्पल जो बुक में दी गई है वो दी गई है ब्लड क्लॉटिंग की, कि जब भी कहीं पर ब्लड इंजरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर है इसका ये, कि जब भी क्या हुआ, कोई ब्लड वेसल ब्रेक होती है तो उसके बाद क्या होता है? वहाँ पर प्लेटिलेट आकर जमा होने लगते हैं। जब प्लेटिलेट जमा होते हैं वो क्या करते हैं? मजीद और केमिकल रिलीज करते हैं। जब ये प्लेटिलेट जमा हो जाते हैं मजीद और केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से और प्लेटिलेट यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीलिंग हो जाती है। ब्लीडिंग हुई, प्लेटिलेट्स आए, अब प्लेटिलेट्स ने केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से और प्लेटिलेट्स आ रहे हैं और प्लेटिलेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल है जो कि और जो है प्लेटिलेट्स को अट्रैक्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या हो गई? हीलिंग हो गई। अब एक चेंज था बॉडी के अंदर है जिसको इसने ठीक किया, बट ये होम्योस्टेसिस में नहीं आता। ना इसने थर्मो रेगुलेशन कराई, ना ऑस्मो रेगुलेशन कराई, ना ही एक्सक्रीशन कराई, बस बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो गए तो उसको सिर्फ सेट किया है। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन है बी, पॉजिटिव फीडबैक। अगला सवाल है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, उनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं, उनकी गिल्स के अंदर भी और स्किन के अंदर भी, जो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर के मीडियम से, और H+ आयन और बेसिक को क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। तो वो कौन से सेल हैं? आयोनोसाइड सेल, जो कि फ्रेश वाटर फिशेस के पास होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट जो है ना, ये वाइट ब्लड सेल को हम कहते हैं। लिम्फोसाइट भी वाइट ब्लड सेल है, और पोडोसाइट एक ऐसे सेल हैं जो किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर होते हैं ह्यूमंस में। अगला सवाल है, रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि क्या करवाता है? रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करवाता है। तो उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो का मतलब है रेड ब्लड सेल, पोइटिन मीन फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कराने वाला, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करवाने वाला ये हार्मोन है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला सवाल है, ग्लोमेरुलस के पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज के इर्द गिर्द रैप हुए हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन को
फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आने देते। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है इसका है पोडोसाइट सेल, यानी कि बहुत छोटे छोटे से सेल होते हैं जिनमें से वेस्ट प्रोडक्ट सारे रिमूव होकर फिल्ट्रेट में चला जाता है। बट जो रेड ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स और वाइट ब्लड सेल उनका साइज बड़ा होता है, तो वो इन पोडोसाइट सेल से क्रॉस नहीं होते और फिल्ट्रेट में नहीं जा पाते, तो वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो मैंने किडनी के लेक्चर में बताया था। किडनी का पूरा डिटेल लेक्चर चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं वैसे भी यहाँ मज़ीद डायग्राम में बता देती हूँ। यहाँ पर ये क्या है, इसका ग्लोमेरुलस है और यहाँ पर है ये बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर ये पोडोसाइट सेल हैं, छोटे छोटे से अवेलेबल हैं। जब ये ब्लड यहाँ से जा रहा होता है तो इन पोडोसाइट सेल से क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। बट ब्लड सेल जो होते हैं वो सारे ब्लड में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, वो इन सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। अगला सवाल है ट्यूब्यूल सीक्रेट आयंस। ट्यूब्स क्या, कौन सा आयंस, ट्यूब्यूल्स क्या कुछ आयन सीक्रेट करती है फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है और अमोनियम है, किसके अंदर डाल देती है, इसको फिल्ट्रेट के अंदर डाल देती है। क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा ब्लड एसिडिक हो सकता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाएगा, जिसको हम कैप्सुलर सार्कोमा कहते हैं, जो कि एड्स की वजह से होता है। पोटेशियम आयन अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो हार्ट रेट जो है ना वो इरेगुलर हो जाएगा, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं। अमोनिया की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ गई तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इन तीनों को रिमूव करना ज़रूरी है। और बाइकार्बोनेट को इन्होंने कहा वो ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड वेजल के अंदर भेज देती हैं। क्यों भेजती हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ब्लड को क्या कराता है, बेसिक कराता है। तो वो कौन सी ट्यूब है यहाँ पर, इसके वैसे दोनों ही ऑप्शन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है, प्रॉक्सिमल भी है। बट बुक में लिखा हुआ ये काम मोस्टली ज़्यादा कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला सवाल है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितनी टाइम में जो है इतना ब्लड फिल्टर होगा, इतना यूरिन बनेगा, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना प्रेशर होगा उतना जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब वो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता था हमने पढ़ा था, मैंने लेक्चर में बताया भी है कि यहाँ से वेजल आ रही होती थी एफरेंट, जो कि ज़्यादा ब्लड लाती थी, और यहाँ पर क्या खुल जाता था, ग्लोमेरुलस कैपिलरी का नेट पर, और यहाँ से जो ब्लड जा रहा होता था उनको कहते थे हम इफरेंट, और यहाँ पर आ जाता है पूरा बोमेन कैप्सूल। अब यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से कम जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता था, एक प्रेशर इंक्रीज होता था। जब प्रेशर इंक्रीज होता तो यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मूव करके पोडोसाइट सेल से इस जगह पर आ जाता था, जिसको हम कहते थे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली GFR यानी कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ब्लड सेल यहाँ रह जाएंगे और यूरिन जो है इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और यहाँ पर जो काम की चीज़ें रह जाती हैं वो क्या होती हैं, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट। तो पिछले MCQs में यही था कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट यहाँ से पास आउट क्यों नहीं करते पोडोसाइट से, क्योंकि पोडोसाइट का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और रेड ब्लड सेल का साइज़ कैसा होता है, बड़ा होता है। बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ से पास आउट होकर फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। ये किस वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। तो जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतना यहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस जो है कितना ब्लड को फिल्टर कर रहा है 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर। रेट का मतलब होता है हम टाइम से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो 1 या 2 मिनट के अंदर कितना कितना फिल्टर कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला सवाल है अनदर कंपाउंड, एक और कंपाउंड है जो क्या कराता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है मेडुला के अंदर करा देता है, यानी कि मेडुला को क्या कराता है, कंसंट्रेटेड कराता है। तो वो है यूरिया। ये हमने पढ़ा था काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, इसका भी डिटेल लेक्चर अपलोड है। वाटर नहीं हो तो भाई वाटर जो है वो डाइल्यूट ही करवाता है ऑब्वियसली। सल्फेट और फॉस्फोरेट वहाँ पर जमा नहीं होते, इनको एक्सक्रीट करना होता है बॉडी से, और थोड़ी बहुत अमाउंट ब्लड के अंदर जाती। तो इसका राइट ऑप्शन है यूरिया, जो कि क्या कराता है, मेडुला को कंसंट्रेटेड कराता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला सवाल है किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन, तो उसको हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। लिथोनेफ्राइटिस, आइटिस जिस चीज़ के एंड में आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे हेपेटाइटिस में आइटिस आता है तो उसका मतलब भी यही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, जो लिवर के सेल होते हैं वो स्वेलिंग कर जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ हिपेटोसाइट भी कहते हैं उसको। एडिमा जो है ये तब होता है जब टिश्यू के अंदर जो है ब्लड, और टिश्यू के अंदर जब वाटर भर जाए, जब टिश्यू के अंदर वाटर भर जाते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एडिमा। अभी टिश्यू के अंदर जो है वो कब भर रहा है, ये देखो ब्लड वेजल है और यहाँ पर क्या है, सारे टिश्यू हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड आया ब्लड, इसके अंदर वाटर का कंटेंट हो गया ज़्यादा, हाइपो हो गया, तो ऑब्वियसली टिश्यू के अंदर कैसा हो जाएगा, हाइपर। तो होना कैसा चाहिए, तो बॉडी के अंदर आइसोटोनिक होना चाहिए था। अब किडनी ने क्या किया,
देखो ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हाइपो, यानी कि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है। अब टिश्यू कैसे हो जाएंगे, हाइपर। हम ये टर्म तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हो। होना कैसे चाहिए था, टिश्यू और ब्लड का लेवल आइसोटोनिक होना चाहिए था, बट किडनी सही से काम नहीं कर रही है, वाटर को जो है एक्सक्रीट नहीं कर रही, किडनी फेल हो गई, तो उसके लिए अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हाइपोटोनिक आ रहा है। तो हमें पता है वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ। जब वाटर यहाँ ब्लड वेजल से मूव करेगा टिश्यू के अंदर, जब वाटर भरने लग जाएगा तो टिश्यू क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे, तो जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एडिमा। एनसेफेलाइटिस जो है वो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। सार्कोमा जो है ये बोन के अंदर या किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैंसर हो जाता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सार्कोमा। अगला सवाल है, अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट इंक्रीज हो जाए या कोई पर्सन जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर सूटेबल लिमिट से इंक्रीज हो गया, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब इंक्रीज, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया अंदर बॉडी का, और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और एंडोथर्मिया कुछ नहीं होता, एंडोथर्म एक एनिमल होते हैं जिनको हम होम्योथर्म कहते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, बिहेवियरल भी और फिजियोलॉजिकल भी। और एक्सोथर्म कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर इन्होंने जो एक्सोथर्म लिखा है, एक्टोथर्म होता है वो। एनिमल्स की बात करते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो क्या होता है, एक्टोथर्म। यहाँ पर एक्सोथर्मिया लिख दिया। अगर हम बात करें तो ये एक्सोथर्म जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो एक केमिस्ट्री के इसमें हम जो है डेल्टा एच को किससे रिप्रेजेंट करते थे, नेगेटिव। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था।